सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। इस तरह की जब भी खबरें हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, तो हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। लेकिन साथ ही जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी भेदभाव होता है, जाति के नाम पर दलितों के साथ भेदभाव होता है, देश में आज भी हर साल दलितों पर अत्याचार के 40,000 मामले दर्ज होते हैं, आज भी दलितों को उनकी जात के नाम पर उनको छोटा बताकर मंदिरों में जब घुसने नहीं दिया जाता, घोड़ी पर जब चढ़ने नहीं दिया जाता, तो ये सब खबरें सुनकर पढ़कर जो है सर हमारा शर्म से झुक जाता है। हम जिस सदी में जी रहे हैं, इस सदी में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम देख रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं भी हो रही हैं। एक तरफ ये घटनाएं कई जगह बढ़ भी रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्विक्शन रेट ऐसे मामलों में वो लगातार कम हो रहा है। पर इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम देखते हैं कि बजाय इसके कि इन घटनाओं पर एक स्वर में सब लोग निंदा करें, एक स्वर में सब लोग इसकी निंदा करें और आगे आएं ऐसी घटनाओं को खत्म करने के लिए, बल्कि हम देखते हैं कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि एक पार्टी को अपने राज में नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरे के राज में जब हम देखते हैं कि जब कोई दलित अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं तो वो घटनाएं उनको नजर आती हैं। आखिर कब तक दलित उत्पीड़न के नाम पर राजनीति होती रहेगी? दो टूक में आज हम यही सवाल उठाएंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक रिपोर्ट है इस पूरे मसले पर, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से दलितों के उत्पीड़न की जो खबरें आए दिन आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं, शर्मनाक हैं। गुजरात का ऊना हो, केरल का एर्नाकुलम या बिहार में दरभंगा और मुजफ्फरपुर, शायद ही देश का कोई हिस्सा बचा है जहां से इस तरह की खबरें न आ रही हों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य तो दलित उत्पीड़न में सबसे आगे हैं। दलितों पर यातनाओं की इन खबरों पर तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को चिंता जतानी ही चाहिए, आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन नेता अगर गरमाए माहौल को और गरमाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे तो इसे क्या कहेंगे? दलितों के दर्द पर इन दिनों कुछ ऐसी ही राजनीति देखी जा रही है। वैसे जो राजनीति में है वो तो राजनीति ही करेंगे, उनसे कुछ और उम्मीद करना बेमानी होगा। पर राजनीति जब तमाशा बन जाए तो क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात ऊना के पीड़ित दलित युवकों से मिलने के लिए राजकोट पहुंचे। राजकोट में राहुल गांधी पीड़ित युवकों के अलावा एक युवक की मां से भी मिले और फोटो खिंचवाई। लेकिन बाद में यह खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ने फर्जी महिला के साथ फोटो खिंचवाई, जो महिला दलित युवक की मां थी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसके खिलाफ राजकोट के थाने में 2 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, खबरों में यह भी आया कि पीड़ित युवकों को ठीक होने के बावजूद हॉस्पिटल में ही जबरन रोक कर रखा गया ताकि राहुल गांधी और केजरीवाल हॉस्पिटल में उनसे मिलते हुए फोटो खिंचवा सकें। अब इसे तमाशा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे भाजपा ने राहुल के दौरों को लेकर ये सवाल भी उठाया है कि जो नेता दलित अत्याचार पर संसद में बहस के दौरान सोते हैं, ऐसे नेता दलितों का हमदर्द बनने का दिखावा न करें। और राहुल का दौरा सिर्फ गुजरात में ही क्यों? क्या बिहार, कर्नाटक और केरल के दलितों के लिए उनके मन में कोई दर्द नहीं? इन सारे आरोपों और तमाशों के बीच दलितों के उत्पीड़न का गंभीर मुद्दा महज राजनीति बनता जा रहा है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और दो टुक में आज जो 2 सवाल हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के नाम पर
राजनीति हो रही है, दलित अत्याचार के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां, नेता आवाज उठाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस पर राजनीति हो रही है? यह हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को समेटेंगे, वो दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा आज का दूसरा सवाल, दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए आखिर क्या हो राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक पार्टियां क्या रोल निभाएं दरअसल इसके लिए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और तीन मेहमान हमारे साथ दो टूक में शामिल हो रहे हैं। परिचय करा दो, हमारे साथ तरुण विजय जी हैं। तरुण विजय जी पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और तरुण जी के साथ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई थी उत्तराखंड में। एक मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने के लिए जब वो जा रहे थे तो इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। और हमारे साथ दूसरे मेहमान शेखर अय्यर जी हैं। शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर डेक्कन हेराल्ड के। और हमारे साथ तीसरे मेहमान प्रदीप टम्टा जी, राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले प्रदीप टम्टा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। दलितों पर अत्याचार की जो घटनाएं होती है वास्तव में शर्मनाक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, चाहे वो ऊना हो, मुजफ्फरपुर हो, या फिर केरल की घटना हो, या तमिलनाडु की घटना हो। पर लोगों को लगता है कि इस मामले में भी राजनीतिक पार्टियां पिक एंड चूज करती हैं। और जिस तरह से गुजरात में हुआ, हमने देखा कि गुजरात की घटना बिल्कुल निंदनीय है, कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति कैसी होती है? फोटो के लिए राजनीति होती है। राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पर, एक ऐसी महिला से गले मिल लेते हैं जो पीड़ितों की मां नहीं है। पीड़ितों को इसलिए सिर्फ रोक दिया जाता है अस्पताल में क्योंकि राहुल जी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनसे मिलवाना है, फोटो खिंचवानी है। कि राजनीति क्यों दलितों के नाम पर? देखिए, दलितों के नाम पर राजनीति नहीं है। दलित अत्याचार आप 21वीं सदी का है, भारत है, अपनी आत्मा में हम झांकें, दुनिया को सभ्यता का संदेश देने वाले हम दावा करते हैं, और आज भी हम इंसान को इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं। बिल्कुल, बहुत शर्मनाक हम है। मेरिट की बात करते हैं, सबकी योग्यता मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए, और हमारे देश में मेरिट का कोई स्थान नहीं है। हमारे वहाँ जाति से आदमी की औकात नापी जाती है, जाति से आदमी की योग्यता नापी जाती है। जी। तो ये राजनीति का प्रश्न है, ये हिंदुस्तानी समाज व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक इस बात को हमने हिंदुस्तानी नहीं सोच लेंगे, विशेषकर कि जाति व्यवस्था किसी एक वर्ग के लिए यह हिंदुस्तान की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है, और जब तक हम जाति विहीन समाज की ओर नहीं दौड़ेंगे। क्या गुजरात की घटना सबने देखा, ये कोई राजनीतिक दल वहां पर नहीं दे गए थे। आज के लिए पिछले 1-2-3 सालों से आप देख रहे हैं तालिबान IS के, हम देखते हैं कहीं सर खत्म हो रहा है। क्या जो 4-5 नौजवानों को एक SUV गाड़ी में नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, मारा जा रहा था, क्या ये तालिबानीकरण की याद नहीं दिलाता? ये शर्मनाक घटना है। मैं कह रहा हूं गुजरात में शर्मनाक ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो उदाहरण दुनिया में फंडामेंटलिस्ट नाम के हुए हैं, धर्मालुओं के नाम पर हो रहे हैं, क्या उसी का एक जीक जागता ये नहीं है? और हर दुनिया में है, जहां लोगों के साथ जुल्म होता है, लोगों को प्रताड़ना दी जाती है, हर किसी का दायित्व है, व्यक्ति का दायित्व है, समाज का दायित्व है, राजनीति का भी दायित्व है कि उनके साथ जाएंगे। प्रदीप जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं यही सवाल तो मैं उठाना चाहता हूं कि इस पर जो है आप पिक एंड चूज क्यों होता है? आपने कहा गुजरात में गलत हुआ, मैं कह रहा हूं उसके बहुत गलत हुआ और उसके लिए बिल्कुल उसकी निंदा, लेकिन आपको गुजरात दिखाई देता है, पर बिहार के मसले में मुजफ्फरपुर में 2 दलित युवकों को पेशाब पिलाया जाता है, उस पर जो है उस पर जो है राहुल गांधी जाते नहीं, ये राजनीति है क्यों? मध्य प्रदेश में क्या हुआ आज वहां पे गौ रक्षा मैं सर यही तो पूछ रहा हूं। अशोक जी, मेरी साफ बात है, मैं दलितों का मैं बिहार की बात करता हूं, आप मध्य प्रदेश चले जाते हैं, यही तो राजनीति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यही तो राजनीति है। राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना मध्य प्रदेश देख रहा हूं, ना हरियाणा देख रहा हूं, ना गुजरात देख रहा हूं, ना बिहार देख रहा हूं, ना तमिलनाडु देख रहा हूं। दलितों का प्रश्न इस देश की असीमता से जुड़ा हुआ है, और ये स्ट्रक्चर अगर हिंदुस्तानी समाज को अगर एक लोकतांत्रिक और समतापूर्ण समाज बनाना चाहते हैं। मैं यही सवाल उठा रहा हूं, मैं इसलिए आपसे बार-बार पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे बाकी पहले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जब जाते हैं, आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति जो है और जो है समाज को बांटेगी, इस तरह की राजनीति जो है लोगों को शर्मिंदा कर देती है? जब एक नकली मां के साथ, एक नकली मां के साथ एक दलित की मां बना दिया जाता है, किसी को सिर्फ इसलिए कि कैमरे में तस्वीर आ जाए, ये तो शर्मनाक है। अमेरिका में जब घटना घटी, ओबामा नहीं गई वहां परिवार से जाइए, मैं जाने मैं सवाल ये है राहुल गांधी जी जब
प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस राज्य में जहां से प्रधानमंत्री आती है मन की बातें तमाम होती हैं, वो आज तक अपनी मन की बात नहीं बता रहे हैं कि इस देश में इतना घटनाक्रम हो गया, इतने जघन्य कांड, उनकी मन की बात हमने राजनाथ जी ने कहा, राजनाथ जी ने वहां का प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जाता, राहुल गांधी जी जाते हैं, उसमें आपको राजनीति कहां दिखाई देती? आप मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं जब मैं कह रहा हूं राजनीति कर रहे हैं। तरुण जी, आपको लगता है कि राजनीति हो रही है, इस पर सिर्फ राजनीति कांग्रेस की तरफ से क्यों? भाजपा ने भी ऊना की घटना पर ठीक है बयान दिया, सब कुछ आपने कहा कि वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इस तरह की घटनाओं के पीछे लोग हैं उनके खिलाफ भाजपा भी ऐसा लगता है आवाज उठाने में कहीं ना कहीं भाजपा की आवाज भी कांपने लगती है कई बार। देखिए अशोक जी, दलित दर्द की दुकानदारी देश और दलितों के प्रति पाप है। दलितों का दर्द चाहे वो किसी भी प्रांत में हो, वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सब दलों की साझी वेदना का स्वर बनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वीर सिंह सीआरपीएफ के जवान थे और कश्मीर में शहीद हुए। उत्तर प्रदेश में उनकी चिता को अग्नि देने के लिए सवर्णों ने जगह देने से इनकार कर दिया। बहुत शर्मनाक। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काफी दखल देने के बाद उन्हें 10 फीट बाय 10 फीट की जगह दी गई, क्योंकि उनके पिता के पास अपनी जमीन ही नहीं थी और सार्वजनिक जमीन दी गई, उनकी नहीं थी, उस पर कोई नहीं बोला। तमिलनाडु में कौशल्या और शंकर का विवाह हुआ और शंकर की हत्या कर दी गई क्योंकि शंकर दलित थे और कौशल्या तथाकथित सवर्ण की थी, कोई वहां नहीं गया। उत्तराखंड की मैं बात बताता हूं, मैं तो कुछ दलितों को लेकर मंदिर प्रवेश के लिए गया था, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह का विरोध होगा। वे हमें जान से मार देना चाहते थे, इतना पत्थर मारे और दलितों को पकड़ पकड़ के उन्होंने पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके सर लहूलुहान हो गए। मैं स्वयं 15 दिन में हॉस्पिटल में रहा। मुख्यमंत्री जी आए थे मुझे देखने के लिए, लेकिन प्रदीप टमटा जी गवाह हैं, हमने उसका राजनीतिकरण नहीं किया और ये आपके सामने कांग्रेस के हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने एक भी बयान हरीश रावत के खिलाफ दिया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण हो, राजनीतिकरण हो। उल्टे ये कहा गया कि वहां पत्थर फेंकने वालों के समर्थन में मंत्री के बयान आए, पत्थर फेंकने वालों के समर्थन में वहां आर्टिकल लिखवाए गए और ये कहा गया इन्होंने कुछ मर्यादा भंग की है, दलित ही लोग गलत थे। दलित लोगों पे एफआईआर दर्ज हो गई, जिन्हें अपनी रक्षा के लिए जो मारे गए, पत्थर से पीटे गए, जिन्हें जान से मारने की कोशिश हुई, उनको हाई कोर्ट जाकर अपनी रक्षा के लिए सरकार की एफआईआर से बचाव लेना पड़ा। एक सिटिंग एमपी को जान से मारने के लिए पत्थर फेंके गए। गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन अभी तक किसी कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। क्या किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में? किसी की नहीं। और क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं वहां पहुंचे? सर मैं ये कहता हूं, राधम्मा को कर्नाटक में अत्याचार का शिकार बनाया गया कोलार में, और चूंकि वह दलित थी, उसके हाथ से खाने से इंकार करने वाले पूरे स्कूल के बच्चों ने उसका स्कूल का बहिष्कार कर दिया। मैं वहां गया, मैं उत्तराखंड से हूं, मैं कर्नाटक में गया, मैं राधम्मा से मिला, मैंने उनके घर में खाना खाया, वो रो पड़ी क्योंकि संयोग से वह दिन भाई दूज का था और राधम्मा का भी कोई भाई नहीं है। लेकिन क्या हमने इसे राजनीति का मुद्दा बनाया? तो लेकिन मैं समझता हूं वहां कांग्रेस नहीं देखती, वीर सिंह को कांग्रेस नहीं दिखती, शंकर कौशल्या को कांग्रेस नहीं दिखती, जॉनसर बावर में पत्थर से सिटिंग एमपी को और दलितों को मारने की साजिश को कांग्रेस नहीं देखती। तो ये दलितों की राजनीति देश के प्रति, संविधान के प्रति अपराध है। प्रदीप जी, हाँ, क्योंकि तरुण विजय जी भी उसी प्रदेश से जहां से मैं हूं, आपकी सीट, आपका कार्यकाल पूरा उसी जगह, मैं आप प्रदेश में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जो सवाल आपने किया वो सवाल संसद में भी जब दलित अत्याचारों की घटना, माननीय गृह मंत्री ने ये बात रखी थी। एक हफ्ते पहले राज्यसभा सांसद बनने से के बाद मैं पहली बार उस यमुनोत्री वैली में गया और उसी मंदिर में मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। ये तो मेरे मित्र हैं, मैं उसी हम दोनों साथ हैं, के मंदिर में गया, सबके साथ गया। वहां का इश्यू मैंने गृह मंत्री जी से भी कहा, अगर आप दलितों, जौनसार के दलितों के सवाल पर बात करना चाहते हैं, इश्यू ये नहीं कि मंदिर प्रवेश हो या ना हो। मैं भी उस मंदिर में एक हफ्ते पहले जाके मैं आ रहा हूं, दुनिया ने देखा है। सवाल यह है, देश के संदर्भ में मला है कि जो जौनसार बाबर एरिया जिसको आपने ट्राइबल एरिया किया हुआ है, अगर वहां दलित हैं तो ट्राइब कहां है? दलित है तो ट्राइब कहां है? ये सवाल देश की एक बुनियादी सवाल है। दलितों के अधिकारों की बात है।
जौनसार के दलित इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमको रिकॉग्नाइज करो कि हम दलित हैं, हमको रिकॉग्नाइज करो कि हम दलित हैं। जी, जी। और हम दलित हैं तो जौनसार क्षेत्र में कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, वहां पर सामाजिक पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनी हुई है, इसलिए जो ट्राइबल बने हुए हैं। देखिए सवाल मूल जो दलितों के मानव अधिकारों से है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं आप क्या उन पर दलित राइट्स के आधार पर मुकदमा चल सकता है? एक अशोक जी एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। जी, उस जौनसार बाबर में अगर मामला जौनसार का नहीं है, एक मिनट, जो आपने वो सवाल उठाया है और मंदिर प्रवेश का सवाल उठाया है, जो लोग जौनसार बाबर में दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं करने देंगे, क्या उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण के खिलाफ मुकदमा चल सकता है? क्या एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुकदमा चल सकता है? आपका कानून कह रहा है, आपका कानून शासका जो ट्राइब है इसलिए वहां को ये एक्ट नहीं लग सकता। प्रदीप जी, ये बहस जौनसार बाबर की नहीं है, बहुत सारी घटनाएं। सवाल ये कि सवाल ये है कि जो दलितों के जो तमाम उदाहरण दिए, अगर उत्तर प्रदेश का एक सिपाही, अगर उत्तर प्रदेश का एक भारत का सिपाही जो है दलित होने के कारण, दलित होते हुए अगर उसके तो वो आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते? मैं कह रहा हूं कि आप आवाज उठाइए दलितों के लिए। हम किसी से दया नहीं मांग रहे, हम किसी के साथ खाना खाने से बड़े नहीं हो रहे। हमारे साथ आप खाना खाओ, नहीं, सवाल है हमारे जो संविधानगत अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? सर दलित किसी से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, आप बहस को बिल्कुल अलग। मैं सीधा सा एक सवाल, जो हमने जो दो सवाल उठाए, मैं उस सवालों से पहला सवाल की राजनीति क्यों हो रही है उसका आप जवाब नहीं दे रहे। कर्नाटक नहीं है, तमिलनाटु नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है। देखिए राजनीतिक प्रश्न सवाल है। शेखर जी एक मिनट, मैं शेखर जी, राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो करेंगी, अगर दलितों के नाम पर उनको वोट मिल रहा तो इस तरह की राजनीति करेंगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह की राजनीति करने से समाज में दरअसल आप बंटवारे को और बढ़ा रहे हैं? अगर आप एक जगह पर जाते हैं, राहुल गांधी जो है, अब हम नहीं कहते कि वो सो रहे थे, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो लोगों ने देखा कि भाई जब दलितों पर बहस हो रही थी तो वो सो रहे थे, फिर उसके बाद जाते हैं तो वो गलत महिला से जो है गले मिलकर आ जाते हैं कि दलितों की मां है, जबकि वो दलितों की मां नहीं थी। रिपोर्ट ये कहती है कि वो कोई बूटलेगर की से जुड़ी महिला थी। उसके बाद आता है कि उन लोगों को रोक लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी मिलने आ रहे, केजरीवाल जी। तो ये दलितों के नाम पर तमाशा हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक प्रकार के तमाशा है जिसमें मीडिया का भी रोल है, बिल्कुल रोल है। लेकिन बात देखिए, दो चीजें हो रही हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि इस तरह घटनाएं अभी भी हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय भी है। लेकिन साथ साथ ये राजनीति क्यों हो रहा है? जब एक पार्टी, मान लीजिए बीजेपी ने सत्ता पे आई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कई कार्यक्रम अभी दलितों के लिए अनाउंस किए, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल विरोधी है उनको लग रहा है अच्छा बीजेपी अभी चेतना रैली करा रही है, दलितों के साथ और जुड़ना चाहती है, तो क्या हमें कोई उससे नुकसान हो जाएगा क्या? तो ये कोशिश हमेशा रहता है कि अगर कोई पार्टी अपनी आउटरीच कर रही है दलितों के साथ ये करने के लिए, तो बाकी जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स है उनको लग रहा है अच्छा तब ऐसे अगर घटनाएं होते हैं तो ये एक मौका है कि उनको दिखाने के ये दलित विरोधी है। तब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो अभी मान लीजिए जिनकी ऊपर इस तरह एलिगेशंस हैं, वो फिर कोशिश करते हैं नहीं हम दलित विरोधी नहीं है, आप हैं। तो एक तो ये शुरू हो जाता है कि कौन दलित विरोधी है, कौन दलित प्रेमी है। लेकिन दलितों के जैसे प्रदीप जी भी कह रहे थे, विजय जी भी कह रहे, देखिए मसला जो है उससे ज्यादा है राजनीति, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पीछे में फिर वही वोट बैंक कॉन्सेप्ट आ गया। जब दलित हित की बात हो रही है, जब दलित नेता जैसे मायावती के जो ऊपर अपमान के शब्द प्रयोग की जाती है, जब सब कंडेम कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि वो एकदम बहुत पॉजिटिव चीज था। लेकिन तुरंत उसके बाद क्योंकि चुनाव 6 महीने आ गए, फिर उसमें राजनीतिकरण शुरू हो गई। तो ये अगर आप देखिए किसी पार्टी और दूसरी पार्टी को कहते हैं भाई आप दलित विरोधी है और हम आपसे ज्यादा दलित प्रेमी है, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव के प्रेशर में इस तरह की जो करना, ये दलित के लिए जो अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं। देखिए देश में एक प्रकार से आप देखेंगे सिविल सोसाइटी हो या राजनीतिक पार्टीज में, कोई पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह घटना होते रहे। और एक प्रकार से हमें भी ये है कि भाई 60 साल से ज्यादा हो धब्बा है देश के ऊपर, धब्बा इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, बिल्कुल। तो ये अगर रुकना है, जब पार्टीज अगर इकट्ठे हो जाएंगे इसमें, छोड़िए अपना चुनाव जीत सकते हैं हार सकते हैं, वो छोड़ के अगर केवल
इस पे एक पॉलिटिकल प्रेशर अपने आप बना सकते हैं सोसाइटी पे, तो उसका ज्यादा असर होगा और मुझे लगता है वो रोकने में ज्यादा काम। तरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जो शेखर जी कह रहे हैं उससे ये बात निकल कर आती है कि शायद बीजेपी जो है दलित वोट को पोलराइज करने के लिए दलितों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, बीजेपी हमेशा दलितों से दूर रहे। अब आप शायद दलित वोट के लिए इस तरह का उसका रिएक्शन में इस तरह की चीज हो रही है। देखिए, पिछले 15 वर्षों से देश की सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। अनुसूचित जातियों के प्रति सम्मान और समानाधिकार देना ये हमारी श्रद्धा का विषय है। कांग्रेस ने कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने दिया। कब दिया? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो क्योंकि हमने इसलिए भारत रत्न दिया कि वह हमारी श्रद्धा का विषय है, वह हमारे लिए वोट बैंक जोड़ने का विषय नहीं है। एक समाज के साथ सामाजिक अन्याय होता है तो सामाजिक न्याय दिलाना ये हमारा कमिटमेंट और प्रतिबद्धता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आते ही जो पंच श्रद्धाएं, पंच आस्थाएं बाबा साहब अंबेडकर के तीर्थ स्थान बनाना, उनके केंद्र बनाना, उनका एकेडमिक सेंटर बनाना, उनके विश्वविद्यालय बनाना, उनका मेमोरियल ये बनाना, लंदन से लेके महू तक, ये आज तक पिछले 69 साल में नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में लेने का अर्थ यही है कि निर्णायक की स्थिति पे, वित्त मंत्री की स्थिति में, राज्य मंत्री की स्थिति में हमने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिठाया है, क्योंकि वे डिसीजन मेकिंग में इक्वल साझेदार होने चाहिए, समान के साझेदार होने चाहिए, उनको कोई सजावटी वस्तु नहीं बनाना चाहिए। तो हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए वोट बैंक राजनीति नहीं है। कहीं भी हो, चाहे वह गुजरात हो या लखनऊ हो या ऊना हो या कहीं भी हो, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, दलितों के दर्द में हम बराबर के साझेदार बनेंगे और इसको हम राजनीति का मुद्दा नहीं बनने देना चाहते। प्रदीप जी, क्या कहीं इस तरह की भावना है कि भाई ये हमारा वोट बैंक था जो छिटक ना जाए और उसलिए इस तरह की राजनीति रिएक्शन हो रही है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का हक है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राजनीति तमाशा नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करिए, राजनीति बांटने वाली नहीं होनी चाहिए, जोड़ने वाली राजनीति तो बहुत अच्छी बात है। एक बात से अपनी बात शुरू करा, उन्होंने कहा कि हमने बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने तो आने वाले बरसों तक दलितों को वो हथियार दिया है, वो भगवान दिया है जो किसी के पास नहीं था। अगर पुराना बड़ व्यवस्था का कानून उन्होंने लिखा होगा, मैं नहीं कहता किसने लिखा, क्या लिखा, इस देश को समतापूर्ण समाज देने का जो नया विधान इस देश में है, डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस में कानून विधों की कमी नहीं थी, आज़ादी के दीवानों की कमी नहीं थी। ये कांग्रेस थी, ये नेहरू थे, ये गांधी जी थे, जिन्होंने इस देश के नई बुनियाद को, नई संविधान को विधान लगाने का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया। तरुण जी, मैं वहां से शुरुआत नहीं, आपने मेरे कहीं काटा नहीं, मैं उस बहस में वहां पर आ रहा हूँ कि वो हमने वो भगवान जो बरसों तक। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर उस बहस में जाएंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अम्बेडकर जी को चुनाव हरवाने वाले कौन थे। मैं इसलिए उस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए कि भारत रत्न की बात उन्होंने की थी, तब उस संदर्भ में ये बात की। उसके बाद नायर जी ने भी बात की, उन्होंने भी बात की कि ऐसा होता है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आउटरीच करे कि जो वर्ग है, ये देश सबका है, ठीक है, सारे लोगों को, जो रूलिंग पार्टी उसका दायित्व है कि सबके सब समाज के बीच इसलिए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत तब है, नायर साहब ने भी कहा कि उन्होंने हो सकता है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दलितों को ज्यादा स्थान दिया। ये आपने नहीं देखा कि 5 में से 3 जो हटाए गए उसमें भी दलित और ट्राइबल की भरमार है। जिनको हटाया आपने गया वहां भी दिले, उसको आपने प्लस माइनस करके नहीं देखा। तो बुनियादी चीज सवाल है, क्या गुजरात की घटना का इनसे कोई संबंध है? आखिर इन 1.5-2 सालों में ऐसा माहौल क्या बना है कि दलितों पर, अल्पसंख्यक पर अत्याचारी घटनाएं बढ़ रही हैं? गुजरात में लोगों को पकड़ा गया, बिहार में अब तक लोगों को पकड़ा भी नहीं गया, जिसकी गिरफ्तारी वो कह रहा है जी मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं। ऐसा क्यों होता है? सवाल गुजरात का नहीं, सवाल यूपी का नहीं, सवाल बिहार का नहीं है। सवाल है कि दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना क्यों बढ़ रही है, ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ है? हिंदुस्तान में गुजरात के अलावा कुछ दिखता नहीं। दलित आउटरीच की बात एक सवाल से क्यों आपने आरोप लगा दिया, इसलिए मैं इन पर एक सवाल में आपसे, पिछले 2 सालों में आप देखिए, ये जो हम किसी को मारते हैं, नंगा करते हैं, ये तो विजिबल अत्याचार सबको दिखता है। पिछले 2 सालों से
एनडीए मोदी सरकार ने अति सबसे ज्यादा अगर जो बजट में कटौती की है सोशल सेक्टर में की है। पिछले 2 वर्षों से लाखों करोड़ों रुपया जो स्कॉलरशिप का राज्यों को जाना चाहिए, तो जो 100% स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है, 1,26,000 रुपए और बढ़ाए, नहीं दिया गया। जितना आजादी के बाद सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कभी नहीं दिया गया, वो मोदी सरकार ने दिया। कुछ होमवर्क करके आया करिए। अरे होमवर्क नहीं, आप खुद होमवर्क टमटा जी एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि माहौल इस तरह का बना है एनडीए सरकार। एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया मैं उस आरोप को एक मिनट उनके होमवर्क पे कह दूं। जी नहीं, होमवर्क मुझे उसमें देखिए, आपके आरोपों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं मूल मुद्दे पर आपके सुने, मैं आपके आरोपों पर नहीं। आपने 13-14 में 2 सालों में एक मिनट सर, क्या तरुण जी इस तरह का माहौल बना है 2 साल में जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है? प्रदीप जी का आरोप है 2 वर्ष में माहौल ये बना है कि जो अनुसूचित जातियों और दलितों का सशक्तिकरण है वो आजादी के बाद इतना कभी नहीं हुआ था जितना इन 2 वर्षों में हुआ है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार ने नए कीर्ति स्तंभ स्थापित किए हैं, और उसके बाद ये जितनी घटनाएं हो रही हैं ये वहां हो रही हैं जहां समाजवादी पार्टी है, कर्नाटक में कांग्रेस की पार्टी है, उत्तराखंड में कांग्रेस की पार्टी है, और इन लोगों को और कुछ दिखता नहीं है। ये हिंदुस्तान के नक्शे में एक ही चीज देखते हैं, कुछ भी गुजरात में मिल जाए। हाँ, लेकिन भाई उसके अलावा भी हिंदुस्तान है, वो क्यों नहीं देखते हैं आप? इकट्ठा होना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाएंगे। सरकार तमिलनाडु में हमारी सरकार है, पहले देश को बांटा, अब समाज बांट रहे हैं। शेखर जी इसमें राजनीतिक पार्टी, देखिए इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जैसा कि जिम्मेदारी सबकी है, और कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम बड़े पाक साफ हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत आगे हैं जहां पर इनकी भी सत्ता है, तो फिर हम देखते हैं राजस्थान भी जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां भी अपराध बढ़े हैं, तो कोई बच नहीं सकता। पर सवाल यह कि सामाजिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक पार्टियों की, नेताओं की भूमिका क्या रहनी चाहिए इस तरह की घटनाएं होने पर? किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए? भूमिका यह होनी चाहिए एक मिनट तरुण जी, मैं कहीं भी घटना हो तो प्रदीप टमटा और तरुण विजय इकट्ठा जाएं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो। यह नहीं हो कि वहां तो साहब ये पूरे इस माहौल में सिवाय गुजरात के इन्हें हिंदुस्तान में कुछ नहीं दिख रहा है। जी मैं वही पूछा शेखर जी, जो ये तो कहा कि साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी साथ चले, लेकिन आपके हिसाब से क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भूमिका होनी चाहिए? सही भूमिका क्या हो, किस तरह से एक अच्छा मैसेज जाए समाज में? देखिए, भूमिका, पहली भूमिका ये होनी चाहिए, राजनीति कुछ भी हो, इस तरह अगर घटनाएं हैं सारे पार्टीज को मिलकर एक कॉल देनी चाहिए। पार्टीज को दिखाना है भाई इस पे राजनीति नहीं होगी। ये सोचना नहीं चाहिए कि फलाना स्टेट में हो रहा है, वहाँ कौन नेता है, वो हमारे साथी बनेंगे नहीं बनेंगे, 2019 के लिए हमारे अलायंस में आएंगे नहीं आएंगे। ये सोच के अगर हम करते रहेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे कि घटनाएं बढ़ी हैं या कमी है वो अलग बात है, लेकिन पार्टीज को अभी भी, देखिए कितने भी कहिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, पार्टी को अभी भी लगता है कि इसमें अगर सोशल इक्वेशंस बदल जाएंगे, सोशल समीकरण बदल जाएंगे, हो सकता है हमारी राजनीति बदल जाएगी। ये डर से हर पार्टी को बाहर निकलना चाहिए और निकल के ये सोचना चाहिए, देखिए इस तरह हम विपक्ष हो या सत्ताधारी हो, उनको सोचना ये भाई ये रोकना है, हम चुनाव हारे जीते अलग बात है, लेकिन जब तक ये इस तरह सीरियसली और सिंसियरली इसमें ईमानदारी से ये स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे हमने देखा मायावती पर वो टिप्पणी के बाद मैंने जो दृश्य देखा पार्लियामेंट दोनों हाउस में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस तरह सब कंडेम कर रहे हैं, सब इसको, और ये मैसेज क्लियर गया है कि भाई ये चलेगा नहीं। बिल्कुल। और हो सकता है कि उससे कोई राजनीतिक नुकसान हो या ये हो, वो नहीं देखना नहीं चाहिए। देखिए जब तक नेतागण ये पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएंगे तो उनके कैडर कैसे बाहर आएंगे? बिल्कुल सही कहा। फिर जब कैडर बाहर नहीं आएंगे तब तक लोग के बीच में आप क्या मैसेज जाएगा? बहुत आपने पते की बात की, बस समय नहीं। लेकिन जैसे तरुण जी ने एक बात कही, मैं आप दोनों लोगों से यहां पर चाहता हूं, जैसे तरुण जी ने कहा कि भाई कुछ बात हो, तरुण विजय, प्रदीप टंडा, यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, नेता एक साथ जाए वहां पर। तरुण जी मैं आपसे सांझी विरासत है। तरुण जी क्या इस तरह की घटना, मान लीजिए उत्तराखंड में, आप दोनों उत्तराखंड के नेता हैं, उत्तराखंड में कभी होता है तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आप और प्रदीप टंडा जी वहां पर एक साथ दिखाई देंगे? आपकी तरफ से वादा है? ये कई भी वादा करते हैं, ये जहां कहेंगे हम इनके साथ आपकी तरफ से वादा है? प्रदीप जी आपकी तरफ से वादा है? बिल्कुल वादा है, जहां घटना है तरुण जी वहां मैं चलूंगा। मेरा एक बुनियादी सबसे बियॉन्ड पार्टी से
कि दलितों के अत्याचार को सिर्फ दलित अत्याचार की घटना ना माना जाए। इस देश को समझना पड़ेगा दलित अत्याचार कास्ट एट्रोसिटीज है। बिल्कुल। कास्ट नामक जाति नामक संस्था के उल्लंघन के लिए जब तक ये देश तैयार नहीं होता है, ये हिंदुस्तान एक समतापूर्ण लोकतांत्रिक देश बिल्कुल ये चीज ऐसी है जिसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप दोनों से आज वादा लिया। उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड में कभी कैसी घटना हो तो आप दोनों साथ दिखाई देंगे, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ दिखाई देंगे, इस पर राजनीति करते नहीं दिखाई देंगे। और अगर राजनीति करते दिखाई दे तो हम दर्शकों से कहेंगे कि आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम दोनों को एक बार फिर से यहां पर खड़ा करेंगे और दोनों की जवाबदेही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों नेताओं ने जो बात कही है, उम्मीद ये करते हैं कि इसी भावना से, और जो शेखर जी ने कही है कि राजनीतिक पार्टियों को जो है इसमें दरार डालने की नहीं बल्कि दरार को पाटने की कोशिश करनी चाहिए, वो भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का दो टूक में आने के लिए। और दो टूक में आज बस इतना ही, इसी उम्मीद के साथ। लेकिन साथ साथ चलते चलते मैं ये भी कह दूं, मैंने शुरुआत जहां से करी थी कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, तो कम से कम युवाओं से उम्मीद की जाती है कम से कम नई सोच के साथ आगे आइए। ये जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, इससे बाहर निकलिए, एक नया समाज, एक नया देश बनाइए। ये सब बंद होना चाहिए। ये शर्मिंदगी की घटनाएं हैं, ये नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।